तो क्या हाल है भाई तुम लोगों के? प्रिपरेशन याद की सब लोगों ने? चलो फिर दूसरी वीडियो में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलो एल्केन्स की। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ मतलब दिखने में कैसे होते हैं हेलो एल्केन्स, क्या उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। केमिकल रिएक्शन के बारे में बात नहीं करेंगे, दो मेन फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करेंगे। सीधी सीधी बात करते हैं, इधर उधर की कहानी नहीं सुनाती तुम्हें। देखो, हमें दो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करनी है। पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हमारी रहेगी कौन सी? बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वो टेम्परेचर जिस पे कोई लिक्विड वेपर स्टेट में चेंज होता है ना। वैसे तुम लोगों ने सोल्यूशन में पढ़ा होगा कि बॉइलिंग पॉइंट हमें जो बचपन से स्टूडेंट देते थे कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे कोई लिक्विड वेपर में चेंज हो जाता है। वो नहीं होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पे किसी भी लिक्विड के वेपर्स का प्रेशर उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। खैर, इसके बारे में हम बात करेंगे किसमें? सोल्यूशंस में, जब हम क्या पढ़ते हैं? क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, जो हेलो एल्केन्स होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है या कम होता है? बट एक मिनट, हमें कंपैरिजन किससे करना है? अगर हम हेलो एल्केन का कंपैरिजन कर रहे हैं तो मैं किससे बोलूँगी किससे ज़्यादा है किससे कम है? तो हेलो एल्केन का बॉइलिंग पॉइंट हम देखेंगे कि उन्हीं के मास के बराबर के हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है या कम होता है। क्योंकि हमारे जो हेलो एल्केन्स है वो किससे बने हैं? वो एल्केन से ही बने। एल्केन से आपने हाइड्रोजन हटाया तो क्या बन गया? आपका हेलो एल्केन बन गया। तो हेलो एल्केन्स की अगर मैं बात करूँ तो जरा बेटा ध्यान से देखना, ये हमारे पास है हेलो एल्केन। मैं जनरल फॉर्मूला लिख रही हूँ, ये एल्काइल ग्रुप है, जब इसके साथ हैलोजन जुड़ गया सो इट बिकम्स हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में आपको पता है हैलोजन और कार्बन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मैंने हैलोजन ले लिया क्लोरीन, ये मैंने कार्बन ले लिया। तो हेलो एल्केन जो है ये क्या होता है? इसमें अगर आप देखो तो इसमें ये हैलोजन है। हैलोजन जो होते हैं ये बहुत ही इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एलिमेंट की जिसकी वजह से वो जो आपके कोवेलेंट बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको अपनी तरफ खींच लेता है। जिस वजह से खींच रहा है, अंदर नहीं ऐड करा रहा है, आयनिक बॉन्ड नहीं बना है, कोवेलेंट है अभी भी, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को खींचा है, तो इसने अपनी तरफ खींच लिया जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो अब मैं वापस ऊपर वाले में जाती हूँ, जो मेरा हेलो एल्कीन है यहाँ पे हैलोजन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव और यहाँ पे थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया है। अब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें क्या होता है, जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें एक ही मॉलिक्यूल के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटर्स अलग अलग हो जाते हैं, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डायपोल। ठीक है, ये हमारा हेलो एल्कीन का एक मॉलिक्यूल ले लिया और ऐसे ही मैं हेलो एल्केन का एक और मॉलिक्यूल ले लेती हूँ। तो इसके ऊपर भी क्या चार्ज होगा? पॉजिटिव, और इसके ऊपर क्या चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ डायपोल। तो अब यहाँ पे दो डायपोल है हेलो एल्केन में। तुमने एक मॉलिक्यूल तुम ही लिया होगा ना, एक कंटेनर में, एक बीकर में बहुत सारा होगा। तुमने क्लोरोमीथेन लिया है या तुमने एल्केन कोई भी आपने हेलो एल्केन लिया है, उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। तो यहाँ पे आपका जो एक डायपोल है उसका एक नेगेटिव पार्ट दूसरे डायपोल के पॉजिटिव को आपस में क्या करने लग जाता है? अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो दो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स के जो दो ये डायपोल्स हैं इनके बीच में एक फोर्स डेवलप हो जाती है जिसको बोला जाता है डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। डायपोल डायपोल इंटरैक्शन ये एक तरह की बेटा वैंडरवाल फोर्स है। वैंडरवाल फोर्स जो होती है, वैंडरवाल फोर्सेस वो फोर्सेस होती है जिनको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी बोलते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच वाली फोर्सेस। अब अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रही हूँ, दो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरैक्शन हो गया, जबकि दो एल्केन्स के बीच में कुछ भी डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं है। एल्केन सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड। तो दो हाइड्रोकार्बन्स के बीच में कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके का डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं होता है, जबकि दो हेलो एल्केन मॉलिक्यूल्स के बीच में वैंडरवाल फोर्स डायपोल डायपोल इंटरैक्शन आ जाती है। तो आपके जो एल्केन्स है उनको तोड़ने के लिए थोड़ी सी एनर्जी दोगे, वो टूट जाएंगे और एस्केप कर जाएंगे, जबकि हेलो एल्केन्स को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए हेलो एल्केन्स जो होते हैं इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, इन्हीं के कंपेरेटिव मास के हाइड्रोकार्बन से क्या होता है? ज़्यादा होता है।
अब हमने कंपेरेटिव मास के हाइड्रोकार्बन क्यों बोला, आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे। इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है, कौन सी है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है। हाइड्रोकार्बन्स के बीच में ऐसी कोई डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नहीं होती है। दूसरी चीज़ जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है ये डिपेंड करती है साइज और मास पे। तो अगर सेम मास के दो कंपाउंड्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, एक हाइड्रोकार्बन है और एक दूसरा हमारा हेलोएल्कीन है, तो हमेशा हेलोएल्कीन जो है उनका क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा आएगा। क्यों, क्योंकि उनकी फोर्सेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। दूसरी चीज़, पहली चीज़ इनका बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। क्यों हाई होता है, क्योंकि ये किस नेचर के होते हैं, पोलर नेचर के होते हैं। पोलर नेचर के होने की वजह से इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है। दूसरी चीज़ जो बॉइलिंग पॉइंट है, मैंने बताया बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के। तो अगर मैं आपके पीरियोडिक टेबल की बात करूँ, मैं आपका ले लेती हूँ फ्लोरोएल्कीन, इसके नीचे आ जाएगा क्लोरोएल्कीन, इसके नीचे आ जाएगा ब्रोमोएल्कीन, फिर आ जाएगा आयोडोएल्कीन। अगर हमारा आर सेम है, अगर हमारा आर सेम है, एल्काइल ग्रुप सेम है, तो ध्यान रखना नीचे जाने पे क्या बढ़ रहा है, साइज भी बढ़ रहा है ना, मैं एरो लगा रही हूँ, इंक्रीज कर रहा है। मास भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्योंकि साइज और मास इंक्रीज कर रहा है तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी इंक्रीज कर रही है। इसीलिए सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, अगर इनमें कंपेयर किया जाए आयोडोएल्कीन का, उससे कम ब्रोमोएल्कीन का, उससे कम फ्लोरोएल्कीन का, सबसे कम क्लोरोएल्कीन का और सबसे कम फ्लोरोएल्कीन का। सो डाउन दिस पीरियोडिक टेबल का ये जो आपका 17 ग्रुप है, ये अगर आपका हेलोएल्कीन बन रहा है तो यहाँ पे नीचे जाने पे बॉइलिंग पॉइंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पे, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिपेंड करती है किस पे, साइज और मास पे। ठीक है, फिर तीसरी चीज़ अगर हम देखें तो बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, अभी मैंने बताया वो किस पे डिपेंड करता है, वो मास पे डिपेंड करता है। तो अगर आपके एल्केन सेम है लेकिन नंबर ऑफ कार्बन्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो वैसे वैसे आपका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, हैलोजन सेम रखते हैं और एल्केन चेंज कर देते हैं, जैसे कि क्लोरोइथेन, क्लोरोइथेन, क्लोरोप्रोपेन, क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोपेंटेन। तो हर बार हैलोजन आपका क्या है, क्लोरीन है, लेकिन आपका एल्केन क्या हो गया, पहले केस में आपका मिथेन है, इथेन है, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, पेंटेन है, मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन है ना। तो एक कार्बन जिसमें है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, उससे ज़्यादा 2 कार्बन वाले, उससे ज़्यादा 3 कार्बन, उससे ज़्यादा 4 कार्बन। तो इस तरीके से जैसे जैसे आपका कार्बन बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या बढ़ेगा, मास बढ़ेगा, और जैसे जैसे मास बढ़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बढ़ेगी और वही क्या इंक्रीज कर देंगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देंगी। नेक्स्ट चीज़ आती है, बॉइलिंग पॉइंट आपका डिपेंड करता है किस पे, साइज पे डिपेंड करता है और डिपेंड करता है ब्रांचिंग पे। जैसे जैसे आपके कंपाउंड में ब्रांचिंग होगी, जैसे जैसे आपके कंपाउंड में ब्रांचिंग होगी, ध्यान रखना ब्रांचिंग होने से, देखो ये एक मैं एग्जांपल देती हूँ, ये मैंने क्या ले लिया, एक मेरा मान लो कार्बन चेन है सीधी, ठीक है, ये बड़ी चेन है, ज़्यादा इसका अगर आप देखो तो सरफेस एरिया ज़्यादा है। अब मैंने इसको ब्रेक करके इसके नीचे लगा दिया, इसकी ब्रांचिंग हो गई, ब्रांचिंग होने से इसका सरफेस एरिया कम हो गया, सरफेस एरिया कम होने की वजह से साइज़ छोटा हो जाता है, साइज़ छोटा हो गया तो क्या हो जाएगा, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक हो जाएंगी, फोर्सेस कम हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट भी अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो अगर नंबर ऑफ कार्बन सेम है, हैलोजन सेम है, लेकिन हमारे मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग हो गई है, तब भी आपका क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल के लिए आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि आपने ये लिख लिया होगा, मैं इसे मिटा रही हूँ, ठीक है। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, ये लो बेटा 1 2 3 4, चलो 5 ले लिया हमने, ठीक है। यहाँ पे हम क्लोरीन लगा लेते हैं, तो हमारा 4 कार्बन का एल्केन है, सब में सिंगल बॉन्ड है, तो इसको क्या बोला जाएगा, इसको बोला जाएगा एन ब्यूटेन, है ना, क्योंकि क्लोरोब्यूटेन। क्लोरोब्यूटेन क्यों बोला जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट चेन है, तो दिस इज क्लोरोब्यूटेन। अब अगर मैं यही कर दूँ, क्लोरोब्यूटेन में क्लोरीन मैं यहाँ पे ले आऊँ, एक ब्रांचिंग हो गई, और अगर मैं इसमें क्या कर दूँ, अगर मैं इसमें ऐसा कर दूँ कि इसमें और ब्रांचिंग कर दूँ, सी मैंने क्लोरीन यहाँ लगा दिया और CH3 दिस। तो अगर आप इनको कंपेयर करो तो ये स्ट्रेट चेन, इसमें एक ब्रांचिंग होगी, इसमें और ज़्यादा ब्रांचिंग होगी, तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होगा, इससे कम इसका होगा, और सबसे कम किसका होगा, इसका होगा। तो जैसे जैसे ब्रांचिंग होती रहेगी आपके मॉलिक्यूल के अंदर, वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता रहेगा,
कम होता रहेगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट में आपको ये 3-4 चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है। इसको बेटा नोट कर लो। अच्छा, आपको अगर वीडियोस में कुछ भी लग रहा है कि यहाँ पे और इम्प्रूवमेंट होना चाहिए तो प्लीज़ अपने रिव्यूज़ मुझे देना, ताकि हम और इम्प्रूव कर सकें और आपको मैं और अच्छे से हेल्प कर सकूँ, ठीक है। तो हमने क्या बोला, हमने ये बोला कि हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट है फिजिकल प्रॉपर्टी में, पहली प्रॉपर्टी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट जो होता है उस पर वो कैसे डिपेंड करता है, हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो होता है हेलो एल्केन का, उसकी क्या वैल्यूज़ आती है। पहली चीज़, बॉइलिंग पॉइंट हेलो एल्केन्स का जो होता है वो हाई होता है। किससे ज़्यादा होता है वो, उन्हीं के कंपेरेटिव मास के हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है। क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि वो पोलर नेचर के होते हैं और उनमें डायपोल डायपोल इंटरेक्शन हो जाता है, वैन डर वाल्स फोर्स उनके बीच में ज़्यादा स्ट्रांग होती है। दूसरी चीज़, बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मास पे और साइज़ पे। जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे मास बढ़ेगा, और जैसे जैसे मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट राइज करेगा। तीसरी चीज़, अगर आपका कार्बन का नंबर सेम है और आपका हैलोजन चेंज हो रहा है, तो ध्यान रखना सबसे ज़्यादा मास कौन से हैलोजन का होता है, आयोडीन का, उससे कम होता है ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन और फिर फ्लोरीन। तो आयोडो एल्केन्स सबसे भारी होंगे, उससे कम आपके हो जाएंगे ब्रोमो एल्केन्स, फिर आपके हो जाएंगे क्लोरो एल्केन्स, और सबसे हल्के हो जाए, सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, आपका फ्लोरो एल्केन्स का होगा। ओके, देन इसके बाद आता है ब्रांचिंग। जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल के अंदर ब्रांचिंग होगी, साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा, मास फोर्सेस वीक हो जाएंगी, फोर्सेस वीक हो जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा, ठीक है। ओके, देन इसके बाद हमारी दूसरी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो हम पानी में सॉल्युबिलिटी देखते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है कि देखो हेलो एल्केन्स जो होते हैं, जो आपके हेलो एल्केन्स होते हैं, ये पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्यूट्स होते हैं, है ना, दिस इज पॉजिटिव दिस इज नेगेटिव। और जो आपका पानी होता है ये भी पोलर सॉल्वेंट होता है, बट फिर भी ये पानी के अंदर मिसिबल नहीं होते हैं। ऑल्दो दे आर पोलर इन नेचर बट दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में सॉल्युबल नहीं होते, लेकिन ऐसा क्यों? देखो, कभी भी इस तरीके का ऑर्गेनिक से क्वेश्चन आए तो तुम्हें शॉर्टकट बता रही हूँ, नहीं समझ आ रहा है बिल्कुल, तो तुम ये लिख सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड पानी में तब सॉल्युबल होता है जब वो पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाता है। तुमने 11th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में हाइड्रोजन बॉन्ड पढ़ा होगा। दो तरह का होता है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है और इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अभी उसमें नहीं जाएंगे, उसको आप दूसरी वीडियोज़ में देख लोगे, ठीक है। तो हमारा, मैं आपको उसके लिए भी ज़रूर वीडियो बना दूंगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए, बट अभी यहाँ पे ये देखो कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी के मॉलिक्यूल्स के साथ हाइड्रोजन बना पाते हैं वो पानी में सॉल्युबल होते हैं, जो नहीं बना पाते वो नहीं सॉल्युबल होते। तो सीधी सी बात है, हेलो एल्कीन्स आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्या पता चला हमें कि हमारे हेलो एल्कीन्स जो होते हैं ये इनसॉल्युबल होते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर, क्योंकि दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर मॉलिक्यूल। क्लियर है? विथ वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और चीज़ है, आप बुक्स में पढ़ोगे, कुछ बुक्स में ऐसा भी दे रखा है कि ऐसा होता है, देखो पहले से हेलो एल्केन के मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। जब आप इन दोनों चीज़ों को मिलाते हो कि आपस में सॉल्युबल है कि नहीं है, तो इन दोनों की पुरानी फोर्सेस टूटती हैं और नई फोर्सेस डेवलप होती है। अगर नई फोर्सेस पुरानी फोर्सेस से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो ये आपस में सॉल्युबल हो जाते हैं, और अगर नहीं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा स्टेबल होती है तो वो आपस में उतने ज़्यादा सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो इनके केस में यही होता है, जो पहले से एग्जिस्टिंग फोर्सेस है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज़ कम्पेयर टू जो नई फोर्सेस डेवलप हो रही है। इसीलिए क्या होता है, ये आपस में सॉल्युबल नहीं होते हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि जब आप हेलो एल्केन को पानी में मिलाते हो तो जो एनर्जी निकलती है, जिसको हम हाइड्रेशन एनर्जी बोलते हैं, जब किसी भी चीज़ को आप पानी में मिलाते हो एक एनर्जी निकलती है, दैट इज़ हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी जो होती है वो इतनी सफिशिएंट नहीं होती है कि वो जो हेलो एल्केन के बीच में पहले से फोर्सेस एग्जिस्ट कर रही है उनको पूरी तरीके से तोड़ पाए और हेलो एल्केन को अपने अंदर क्या कर पाए, डिजोल्व करा पाए। इसीलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। अब तुम बोलोगे आंसर क्या लिखना है, तो आंसर तुम्हें ये लिखना है कि हेलो एल्केन्स आर नॉट केपेबल ऑफ फॉर्मिंग हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, इसीलिए दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। क्लियर है? दो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी भी हमने पढ़ा, ये वाटर सॉल्युबल नहीं होते हैं, इमिसिबल होते हैं वाटर में। एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, क्यों? क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के बारे में हमने पढ़ा कि इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में डायपोल डायपोल इंटरेक्शन होता है जो कि स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, इसी वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट इन्हीं के मास के हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा होता है।
ठीक है। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है मास पे, तो जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपका बॉइलिंग पॉइंट भी राइज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट अगेन साइज पे भी डिपेंड करता है, जैसे जैसे आपके मॉलिक्यूल का साइज छोटा होगा वैसे वैसे क्या होगा, फोर्सेस वीक होंगी, बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो ब्रांचिंग से आपके मॉलिक्यूल का साइज छोटा हो जाता है और फोर्सेस वीक हो जाती है। इसके लिए मैं तुम्हें बोलूँगी कि यहाँ पे ध्यान रखना, तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, किस पे डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन आएगा अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। और तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, उठाओ बुक, किताब खोलो, क्वेश्चन ट्राई करो। नहीं हो रहा है कमेंट्स में पूछना, ठीक है। तो फिर और इसके क्वेश्चन करवाए जाएंगे, ठीक है। अभी तो ये चैप्टर आपको बता रही हूँ, तो ये हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ रही, अभी इतना रखते हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में।